नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपकी शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों के सिलसिले में चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं मोनू के समर्थन में महापंचायत, कानून से बड़े महापंचायत करने वाले। राजस्थान पुलिस को खुलेआम धमकी। पिछले साल लंपी बीमारियों से हजारों गायों की मौत हो गई थी, लेकिन किसी तरह का शोर शराबा नहीं सुना गया। किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने रैली नहीं की, लेकिन गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग बेलगाम हो गए हैं। गौरक्षा के नाम पर किसी को भी पीट देते हैं, गौरक्षा के नाम पर किसी की भी हत्या कर देते हैं। हरियाणा के भिवानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में जुनैद और नासिर गाड़ी समेत जिंदा जला दिए गए। जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। हत्या का आरोप मोनू मानेसर और उसके साथियों पर लगा। 17 फरवरी को ओवैसी भरतपुर जाकर जुनैद और नासिर के परिजनों से मिलते हैं। जुनैद और नासिर की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई। धर्म और वोट के नाम पर हरियाणा से लेकर राजस्थान तक के इलाके उबलने लगे। दो तस्वीरें देखिए। आरोपी मोनू के समर्थन में महापंचायत, ओवैसी का मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हैं, यानी देश के हर नागरिक के उत्थान के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अगर इत्तेफाक रखते तो नफरत की बोली नहीं बोली जाती, जुबान से आग नहीं उगली जाती। कितने एमएलए खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं। अगर जाएंगे मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है, याद रखो। प्रकरण के अंदर अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया, तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। दरअसल ये सारी बयानबाजी मोनू मानेसर को लेकर हो रही है। मोनू मानेसर अपने आप को पाक साफ बता रहा है, लेकिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले गए वीडियो को देखें तो मोनू मानेसर असलहा लहराते दिख रहा है। एक वीडियो ऐसा है जिसमें मोनू अपने साथियों के साथ गाड़ियों में सफर कर रहा है। गाड़ी में हथियार रखा हुआ है और उसके साथ ही अपने हाथ में असलहा पकड़े हुए हैं, यानी जिसका गुणगान कर हिंदू गौरव बताया जा रहा है, उसके चरित्र पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि वीडियो से यही लग रहा है कि मोनू मानेसर उतना पाक साफ नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो फिर ऐसे शख्स को क्यों बचाया जा रहा है? मोनू मानेसर का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बेंगलुरु में दूसरी G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन भाषण दिया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। That a consensus among the G20 countries on coordinated solutions to key global problems can help the global economy recover from the current slowdown and create new opportunities for growth and prosperity. The policymakers in this room are responsible for ensuring that this trust is maintained. Since its inception, the G20 has time and again proven its mettle in forging consensus in times of crisis. The Indian presidency believes that success lies in our ability to anticipate, prevent and prepare for significant risks to come, and this calls for an inclusive and renewed multilateralism. I urge all of you in this room to aspire to the spirit of multilateralism. I am aware that there are contentious issues and country needs to balance their domestic aspirations. However, I am sure that collectively we can achieve optimal outcomes. I wish you all the very best
for constructive and productive discussions. Thank you once again and welcome. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Minister. Now I request my central bank colleague, Dr. Patra, to provide the vote of thanks. Thank you. Namaskar and good morning to you all. Mr. Anurag Thakur. जेएनयू के बाद अब लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवाद हुआ है। यहाँ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र छत्रपति की जयंती मना रहे थे और इसी दौरान हॉस्टल के वार्डन आ गए और भरा बुरा कहकर जयंती मनाने से उन्होंने रोक दिया। अब जब वीडियो वायरल हुआ तो यूपी के डिप्टी सीएम ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेएनयू ऑफिस में वीर शिवाजी का चित्र अधिष्ठापन किया गया था, लेकिन अभी ही 100 फ्लावर्स के ग्रुप 100 फ्लावर्स के द्वारा यहाँ पे उनके चित्र से माला को उतार कर फेंका गया। नहीं क्यों सर, रूम पे ले करो, यहाँ नहीं होगा। चलो रूम पे से अपने रूम पे बाहर नहीं। क्यों सर, एकदम नहीं, बाहर नहीं करने देंगे हम। परमिशन लो तो होगा, किसी से परमिशन लिए हो? देश के वीर सपूतों पर ये कैसी जंग? छत्रपति शिवाजी का अपमान क्यों? क्यों रोका गया शिवाजी जयंती मनाने से? नहीं क्यों सर, रूम पे ले करो, यहाँ नहीं होगा। चलो रूम पे से अपने रूम पे बाहर नहीं। क्यों सर, एकदम नहीं, बाहर नहीं करने देंगे हम। परमिशन लो तो होगा, किसी से परमिशन लिए हो? यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर जहां छात्रों को तालीम दी जाती है। क्यों सर, रूम पे ले करो, यहाँ नहीं होगा। चलो रूम पे से अपने रूम पे बाहर नहीं। क्यों सर, एकदम नहीं, बाहर नहीं करने देंगे हम। परमिशन लो तो होगा। जहां छात्रों को संवारा जाता है। नहीं, एकदम नहीं मिलेगी, इसके लिए नहीं मिलेगी। अपने रूम में करो, यूनिवर्सिटी के बाहर करो। कौन रोका है? ये पढ़ने की जगह है। पढ़ने के लिए नहीं सर, जयंती है सर, मना सकते हैं सर। मैं कहाँ? जहां देश के वीर सपूतों के बारे में बताया जाता है, उस शिक्षा के मंदिर में वीर सपूत का अपमान करने की खबर लगातार आ रही है। शिवाजी की जयंती पर देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में हंगामा हुआ था। लेफ्ट विंग के छात्रों पर तोड़फोड़ का आरोप लगा था, लेकिन लखनऊ का एक यूनिवर्सिटी तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया। वहां छात्रों को शिवाजी जयंती मनाने से रोका गया। क्यों सर, एकदम नहीं, बाहर नहीं करने देंगे हम। परमिशन लो तो होगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। नहीं क्यों सर, रूम पे ले करो, यहाँ नहीं होगा। चलो रूम पे से अपने रूम पे बाहर नहीं। क्यों सर, एकदम नहीं, बाहर नहीं करने देंगे हम। परमिशन लो तो होगा, किसी से परमिशन लिए हो? सर परमिशन मिलती है। नहीं मिलती, एकदम नहीं मिलेगी, इसके लिए नहीं मिलेगी। अपने रूम में करो, यूनिवर्सिटी के बाहर करो। कौन रोका है? ये पढ़ने की जगह है। सर पढ़ने के लिए नहीं सर, जयंती है सर, मना सकते हैं सर। मैं कहाँ कर रहा हूँ? बाहर जा करो ना, मंदिरें सारी हैं सर। मंदिर पे नहीं कर, सारे पंडाल लगे हैं तो हॉस्टल नहीं। बाकी आप लोग प्रभु भाई सर, देखिए हम तो पूजा करेंगे साहब, आप हमें हॉस्टल कर रहा हूँ, दिमाग खराब ना करो सर। क्यों क्यों सर, एकदम नहीं। परमिशन लो, परमिशन ले लो, परमिशन लेके होगा सर। परमिशन दिलाइए। हाँ परमिशन आप यहाँ तो लेना नहीं, बेटा नहीं होगा। चलो हटाओ, चलो। ये वीडियो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी का है, जहां पर कुछ छात्र एक हॉस्टल में शिवाजी जयंती मनाने में जुटे थे। इसी दौरान हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर आजम अंसारी आ गए। रूम पे से अपने रूम पे बाहर नहीं। क्यों सर, एकदम नहीं, बाहर नहीं करने देंगे हम। परमिशन लो तो होगा, किसी से परमिशन लिए हो? सर परमिशन मिलती है। नहीं मिलती, एकदम नहीं मिलेगी, इसके लिए नहीं मिलेगी। अपने रूम में करो, यूनिवर्सिटी के बाहर करो। कौन रोका है? ये पढ़ने की जगह है। सर पढ़ने के लिए नहीं सर, जयंती है सर, मना सकते हैं सर। मैं कहाँ कर रहा हूँ? बाहर जा करो ना। और छात्रों को फटकार लगाने लगे। बाकी आप लोग वार्डन ने उन्हें शिवाजी जयंती मनाने से रोक दिया। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल परिसर से शिवाजी की फोटो जबरन हटवाई गई। क्यों सर, एकदम नहीं। परमिशन लो, परमिशन ले लो, परमिशन लेके होगा सर। परमिशन दिलाइए। हाँ परमिशन आप यहाँ नहीं। साथ ही नोटिस देने की चेतावनी भी दी गई। छात्रों ने हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर आजम अंसारी के रवैये पर नाराजगी जताई है। छात्रों ने कहा कि हॉस्टल परिसर में शिवाजी की फोटो लगी थी।
अब इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इसके लिए अनुमति नहीं मांगी गई थी, लेकिन एबीवीपी ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे लेकर बयान दिया और कहा कि सभी छात्रों को महापुरुषों की जयंती मनाने का हक है। हमें बताया गया है, लेकिन हम अपने सभी महापुरुषों के प्रति श्रद्धान्वित हैं और ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देंगे। सभी संस्थानों में नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का हक है। और इससे पहले जेएनयू में शिवाजी जयंती को लेकर बवाल मच चुका है। लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आमने सामने आ गए थे। ऐसे में सवाल यह है कि कई यूनिवर्सिटी में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर छात्र जोर देते रहे। कई विश्वविद्यालयों में विवादित पोस्ट चस्पा किए जाते हैं तो किसी को परेशानी नहीं होती, मगर जब किसी महापुरुष की जयंती मनाई जाती है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को इससे परेशानी क्यों होने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। परमिशन लो तो होगा, किसी से परमिशन लिया हो? सर परमिशन मिलती है? हाँ? नहीं, एकदम नहीं मिलेगी इसके लिए। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें, हरियाणा के गुरुग्राम में हुए गैंग वॉर में नया मोड़ आ गया है, जिसने एक बार फिर से दहशत पैदा कर दी। बीते मंगलवार को साइबर सिटी में हुई टैक्सी ड्राइवर की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। साथ ही विरोधियों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। क्या है पूरी खबर, आपको दिखाते हैं। दहल उठी साइबर सिटी। गुरुग्राम में गैंग वॉर। 13 राउंड फायरिंग। लॉरेंस के गुर्गों ने भून डाला। कौशल के गुर्गे का काम कमाल। गैंग वॉर में गई राहुल की जान। वारदात दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम की है, जहां रात के अंधेरे में एक के बाद एक 13 राउंड फायरिंग हुई। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही राहुल नाम का टैक्सी ड्राइवर खून से लथपथ हो चुका था। दरअसल मंगलवार की रात हरियाणा के गुरुग्राम में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने गैंगस्टर कौशल चौधरी से जुड़े राहुल सोलंकी नाम के एक शख्स की गोलियों से हत्या कर दी। वारदात राहुल सोलंकी के घर के पास ही हुई। बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने 13 राउंड फायरिंग की। लोकल पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला राहुल सोलंकी फिलहाल गुरुग्राम में सरस्वती एनक्लेव में अपने परिवार के साथ रह रहा था। वो टैक्सी चलाता था। मंगलवार की रात को टैक्सी लेकर घर की गली में पहुंचा ही था कि बाइक सवारों ने उसे रोक लिया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बाइक पर पहुंचे तीनों नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। राहुल को कई गोलियां लगी। वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। इस दौरान गोलियों की आवाज सुनकर राहुल की बहन उसे बचाने के लिए पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल का काम तमाम कर बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। यहाँ पे ये मेरा भाई आया 9:45 बजे के करीब, आके उसने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग में लगाने के बाद वो गेट खोला है। गेट खोलते के साथ पता नहीं कहाँ से 3-4 बंदे आए और आके गाड़ी को बंदूकें ऐसे चलाई जैसे कि पटाखे चलाते हैं। मुझे नहीं पता कि हम तो यही सोच रहे पटाखे। मैंने ऊपर से देखा तो वो मेरा भाई वहाँ बेहोश पड़ा है, वहाँ गोली लगते हुए बुरी तरह से घायल हो गया। तो मैं उनके पीछे भागी थी दूर तक, वहाँ से चिल्लाती हुई आके। तो मेरे से बोला भाग वरना तेरे को भी मार देंगे। पीछे वाले के हाथ कितने लोग थे? 3 बंदे। जिस मर्डर केस की पुलिस जांच में जुटी थी, उसे लेकर सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट से सनसनी फैल गई। इस पोस्ट ने पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ा दी। पोस्ट लॉरेंस गैंग का था, जिसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। बॉक्सर ऋतिक नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट डाला और साथ ही धमकी दी कि जो भी कौशल, नीरज बवाना और बम्बीहा ग्रुप का साथ देगा, उसका यही हाल होगा। इतना ही नहीं,
इस पोस्ट में ये तक लिखा गया कि गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी तक शराब के सारे ठेके इस बार हम लेंगे। अगर किसी ने उनके सामने फॉर्म भरा तो वो अपना हिसाब ले ले। इसमें लॉरेंस, काला जठेड़ी, गोल्डी ब्राड और गोगी मान को भी टैग किया गया है। इस पोस्ट के बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि राहुल की हत्या लॉरेंस और कौशल चौधरी के बीच चल रही गैंग वॉर का नतीजा है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया। इससे पहले पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ साथ भी लॉरेंस गैंग का नाम आ चुका है। लॉरेंस गैंग में करीब 200 गुर्गे शामिल हैं। गोल्डी बराड़, काला राणा को लॉरेंस का मजबूत हाथ माना जाता है। इस गैंग पर हत्या, फिरौती और लूट जैसे कई मामले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत राजस्थान में भी दर्ज हैं। गुरुग्राम में हुई गैंग वॉर के बाद एक बार फिर से लॉरेंस गैंग अपना दबदबा कायम चाहता है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं। भिवानी में 2 लोगों की हत्या पर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि इसमें शामिल 3 लोग पुलिस की मुखबिरी करते रहे हैं। क्या कुछ नाम है वो भी आप जान लीजिए। जुनैद नासिर हत्याकांड में कई लोग शामिल हैं। एफआईआर में कई लोगों के नाम भी दर्ज। एफआईआर में दर्ज नाम में कम से कम 3 लोग पुलिस के मुखबिर हैं। कथित तौर पर हरियाणा पुलिस के लिए मुखबिरी करने की बात सामने आई है। एफआईआर में दर्ज नाम वाले लोग गौ तस्करी की घटनाओं में चिन्हित किए गए हैं। एफआईआर में दर्ज नाम वाले लोगों ने पुलिस की मदद की थी। और चलिए अब वक्त है सेल्फी कॉन्टेस्ट के विनर के नाम के ऐलान की। भारत 24 के साथ लीजिए सेल्फी कॉन्टेस्ट के लकी विजेता हैं बबलू रॉय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के रहने वाले। भारत 24 की परिवार की तरफ से बबलू रॉय को हार्दिक बधाई। देखिए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। विदेश धरती पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठ रही है। साथ ही सवाल उठा रही है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद के कामकाज पर। हालांकि विदेश मंत्री ने पहले ही कांग्रेस के सभी आरोपों का जवाब दिया है और कह चुके हैं कि नया भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। दुनिया में भारत की धाक बढ़ती जा रही है। हर प्लेटफॉर्म पर भारत अपनी बात को मजबूती से रख रहा है। चीन को उसी स्टाइल में जवाब दे रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस का आरोप है कि चीन मामले पर भारत बैकफुट पर है। कांग्रेस के आरोप को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया। If we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. एस जयशंकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोप पर एक एक कर जवाब दिया। राहुल गांधी का कहना है कि एस जयशंकर को विदेश नीति के बारे में ज्यादा नहीं पता। इस पर एस जयशंकर ने तंज कसते हुए कहा कि वो राहुल गांधी से सीखने के लिए तैयार हैं। Defenses, I have been the longest serving ambassador in China. I have been dealing with a lot of these border issues for a very, very long time. I would say, let me put it to you this way. I'm not suggesting I'm necessarily the most knowledgeable person, but I would have a fairly good self-opinion of my understanding of what is out there. Okay. But, you know, I mean, if he has superior knowledge, wisdom, I'm always, as I said, for me, life is a learning process. एस जयशंकर के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने एस जयशंकर को सबसे असफल विदेश मंत्री करार दिया। आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को कारोबार दिलाने के लिए और दूसरा आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फोटो अपॉर्चुनिटी, कभी शहनाई सुनते हुए, कभी झूले पर पींग लगाते हुए, कभी लाल शर्ट में अपना खाना छोड़ के लपक के जी हजूर करते हुए आपने भारत की कूटनीति को उस पर रिड्यूस कर दिया है। और इसी के कारण मैं कहती हूं कि आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। और बिना तथ्यों के नहीं कह रही हूं, मेरा आपसे कोई भी निजी झगड़ा नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन हां, मैं ये जरूर कहती हूं कि आप इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। कांग्रेस भले ही एस जयशंकर को असफल बता रही हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विदेश मंत्री न केवल देश में बल्कि विदेश में अपनी बातों को रखते हैं। जिस तरह से विदेशी नेताओं को आईना दिखाते हैं,
वैसा पिछले 2 दशक में किसी भी नेता ने नहीं किया है। पिछले साल जून के पहले हफ्ते में विदेश मंत्री स्लोवाकिया गए। वहां पर भी उन्होंने यूरोपियन देशों को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं है। आपकी समस्या आपकी है, मेरी समस्या मेरी है। विदेश मंत्री के इस बयान को हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने समर्थन दिया और कहा कि यूरोप को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सही था। एस जयशंकर बेबाक राय रखने वाले के रूप में जाने जाते हैं। फोरम कोई भी हो, अपनी बात बिना लाग लपेट के रखते हैं। 18 जून 2022 को उन्होंने पाकिस्तान को लेकर अपनी बात रखी। तब उन्होंने दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ भारत की बहुत सारी समस्याएं सीधे तौर पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन के कारण है। बेबाकी और ज्ञान के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एस जयशंकर को सीधे विदेश मंत्री बना दिया और राहुल गांधी का कहना है कि एस जयशंकर को विदेश नीति की जानकारी नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है, उन्हें कूटनीतिक समझ नहीं है, तो फिर कैसे हर फोरम पर देश की बात को मजबूती के साथ वो रखते हैं? इससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है और विदेश में भारत की बढ़ती धाक से मुंह मोड़ने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन लग रहा है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस अभी से ही हार मान चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन की बात कहने लगे हैं, जिस पर बीजेपी ने करारा वार किया। बीजेपी ने कहा है कि 2024 में भी मोदी सरकार लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन अभी से इस पर तैयारी शुरू कर दी गई है। विपक्षी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी है। इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। नागालैंड में एक रैली के दौरान दावा किया कि 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। 24 The alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. कांग्रेस के नए अध्यक्ष के दावे में कितनी सच्चाई है वो तो 2024 में ही पता चलेगा, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस ने अभी से हार मान ली है। कांग्रेस अभी से कहने लगी है कि अकेले दम पर बीजेपी का सामना नहीं कर सकते। कांग्रेस कहने लगी है कि गठबंधन के बिना केंद्र की सत्ता में पहुंचना मुमकिन नहीं है। वैसे कांग्रेस के ग्राफ पर अगर ध्यान दें तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी की हालत पिछले 9 सालों से काफी खराब स्थिति में है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली। 2019 में कांग्रेस को 52 सीट पर संतोष करना पड़ा। अभी महज 3 राज्यों में खुद की सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष के गठबंधन वाली सरकार पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी को अपशब्द बोला जा रहा है, जनता एक बार फिर से जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार को गाली देकर वो वापस किसी न किसी तरह से विपक्ष को जोड़ के सरकार में आ सकती है, तो ये इनकी गलतफहमी है। क्योंकि भारत की जनता जो है वो इस प्रकार के अपशब्द जो प्रयोग हो रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए पसंद नहीं करती। और हर बार जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मोदी जी को गाली दिया है या अपशब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम मानते हैं कि 2024 में भी वो जवाब इसी प्रकार से पाएंगे, क्योंकि मोदी जी की सरकार सेवा भाव से विकास के पथ पे लगातार गरीब हो, किसान हो, महिलाओं हो, हमारे युवा हैं, चाहे हर वर्ग। कांग्रेस गठबंधन की राग अलापने लगी है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि 2024 भी कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर से उठ गया है। प्रदेश की कुछ छात्राओं ने मार्च में होने वाले एग्जाम में हिजाब पहनकर देने की इजाजत मांगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजीआई ने इस मामले में जल्द सुनवाई कर छात्राओं को आश्वासन दिया है। हिजाब में एग्जाम देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में छात्राओं ने लगाई अर्जी। हिजाब पर सुप्रीम सुनवाई। सीजीआई करेंगे सुनवाई। कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद अभी थमा नहीं है। हिजाब को लेकर कुछ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है, जिस पर सुनवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। दरअसल कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इन एग्जाम में छात्राओं ने हिजाब पहनकर बैठने की इजाजत मांगी। छात्राओं की याचिका को सीजीआई ने स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले को वो खुद देखेंगे, साथ ही एक नई बेंच का गठन करेंगे। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में
हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान 2 जजों की बेंच में एक राय नहीं बन सकी। दोनों जजों ने मामले में नई बेंच गठित करने का सुझाव दिया। छात्राओं का आरोप है कि सरकार हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं देती। वही छात्राएं बिना हिजाब परीक्षा देने को तैयार नहीं। कोर्ट में छात्राओं की तरफ से पहुंचे वकील ने दलील दी, अगर छात्राओं को रोका गया तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। हिजाब विवाद उडुपी एक सरकारी कॉलेज में 1 जुलाई 2021 को शुरू हुआ, जहां पीयू कॉलेज में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। 28 दिसंबर को पीयू कॉलेज की नई छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनको कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने से रोका गया। हिजाब के विरोध में हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया। एक कॉलेज में ये विरोध हिंसक झड़प में बदल गया, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस छोड़नी पड़ी। हिजाब विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट भी पहुंचा, जहां पीयू कॉलेज के फैसले के खिलाफ छात्राओं ने एक याचिका दायर की। वहीं 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर यूनिफॉर्म में ही स्कूल में इजाजत का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी दायर सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 26 याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखे बिना हिजाब बैन पर फैसला सुना दिया। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जजों की राय एक नहीं थी, जिसके लिए अलग बेंच के गठन की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इसी बीच केरल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो दुबई से सोना तस्करी कर लाया। ये शख्स फिल्मी अंदाज में दुबई से गोल्डन पैंट और शर्ट पहनकर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके बाद पुलिस वालों की नजर इस शख्स पर पड़ी तो पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पकड़े गए तस्कर से तकरीबन 1 करोड़ का सोना पुलिस ने बरामद किया और आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है।